नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ रहे थे और चित्तौड़गढ़ के अंदर हम आ चुके थे। हम जिले वाइज ही चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में हमने, आपको पता होगा, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने भैंसरोडगढ़ पढ़ लिया था। आज हम चित्तौड़गढ़ का एक सबसे बड़ा किला, और मैं तो कहता हूँ चित्तौड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान का सबसे शानदार किला और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो आज हम उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की गाथा गाएंगे और उसी चित्तौड़गढ़ को पढ़ेंगे। तो देखने का प्रयास करें। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक दुर्ग है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे खास बात यही रहने वाली है, अपना वही पैटर्न रहेगा और उसी पैटर्न में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको खूब आनंद भी आएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बात करते हैं इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। वही चीज, सबसे पहले तो अन्य नाम। अन्य नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे नाम देखेंगे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। तो अन्य नाम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, इसको कहते हैं चित्रकूटगढ़। चित्रकूटगढ़, चित्रकूटगढ़। और इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। फसलों में राजस्थान का गौरव है बाजरा, वृक्ष में राजस्थान का गौरव है खेजड़ी, और दुर्गों में राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्राचीन किलों का सिरमौर। पुराने किलों में ये सिरमौर है। प्राचीन किलों का सिरमौर, प्राचीन किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर या प्राचीन दुर्गों का सिरमौर, प्राचीन किलों का सिरमौर। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। यदि आपको मालवा जाना है तो यही गेट खोल के जाना होगा। इसके अलावा इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार दो तो ये प्रवेश द्वार हो गए, मालवा का प्रवेश द्वार और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, ठीक है। और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार हो गया। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी। स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वीरों का तीर्थ। वीरों का तीर्थ, वीरों का तीर्थ। स्वर्ग की सीढ़ी, वीरों का तीर्थ। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दुर्गों का दुर्ग। जितने भी राजस्थान के दुर्ग है उनका ये सब गुरु है एक तरह से। दुर्गों का दुर्ग, दुर्गों का दुर्ग। और एक नाम और देख लेते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम, तो आप देखने का प्रयास करें। इसे और क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे खिजराबाद। खिजराबाद, खिजराबाद। इसका नाम खिजराबाद किसने रखा था? वो नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके आगे लिख देता हूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी। अपने पुत्र खिजर खान के नाम पे रखा था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ नाम है जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। आपसे पूछ ले चित्रकूटगढ़ किसे कहते हैं, नाम से ही पता चलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्राचीन किलों का सिरमौर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। स्वर्ग की सीढ़ी, वीरों का, वीरों की कर दिया मैंने, सॉरी, वीरों का तीर्थ, वीरों का तीर्थ। दुर्गों का दुर्ग और खिजराबाद। अब खिजराबाद नाम आ गया तो मैं, आप यहाँ नीचे नोट में लिख लेना, आप तो खुलापन रखना, मैं वहां पे लिख देता हूँ, देखने का प्रयास करें। अगर आपसे पूछ ले खैराबाद, कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका नाम खैराबाद है, तो आप भली भांति जानते होंगे खैराबाद किसका नाम होगा? वो होगा सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। सिवाना दुर्ग। और ये सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बालोतरा में। बालोतरा,
सिवाना दुर्ग, ये कहाँ पड़ेगा? बालोतरा। बालोतरा, तो बालोतरा जिले में आ गया, पहले बाड़मेर में था। ऐसे ही बात करता हूँ और खेराबाद के अलावा, तो देखो जलालाबाद। जलालाबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही नाम रखे हैं। जलालाबाद, कौन सा ऐसा किला है जिसका नाम जलालाबाद है? तो आप बता सकते हो जालोर का किला, या उसे कह सकते हो सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग, ये जो सुवर्णगिरी दुर्ग है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जालोर में। सुवर्णगिरी दुर्ग, जालोर। जालोर के अंदर जो सुवर्णगिरी दुर्ग है उसका नाम क्या है? जलालाबाद। इसके अलावा अगर बात करें तो और नाम है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, आपको पता होना चाहिए मुस्तफाबाद किसका नाम है? घाघरोन दुर्ग का। घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग। और ये घाघरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है झालावाड़ में। मैं इतना ही कर दूं, झा समझ जाओगे, झालावाड़ में। ऐसे ही आपसे पूछ ले मोमिनाबाद। मोमिनाबाद, कौन सा ऐसा किला है जिसका नाम मोमिनाबाद पड़ा हुआ है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग आप जानते हो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आमेर दुर्ग, और आमेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जयपुर। तो ये कुछ हमने अन्य नाम भी और देख लिए हैं ताकि आपके कभी कोई दिक्कत ना आए। तो ये कुछ आप नाम यहाँ लिख सकते हो, जैसे खिजराबाद किसका नाम है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो खेराबाद किसका नाम है? सिवाना दुर्ग का जो बालोतरा में। जलालाबाद किसका नाम है? जालोर वाले दुर्ग का। जालोर वाले दुर्ग को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग। मुस्तफाबाद घाघरोन दुर्ग का, झालावाड़ वाले का। और मोमिनाबाद आमेर दुर्ग का नाम है, जो कहाँ है? जयपुर में। ये कुछ अन्य नाम हो सकते हैं, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम देखे हमने, और वो कुछ नोट के नाम देख लिए जो आप नीचे लिख सकते हो। अब बात करता हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्य नाम के बाद में, हम देखते हैं। देखो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके अपन पॉइंट ले लेते हैं वापस। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग अन्य नाम के बाद में कोई भी दुर्ग है तो मैं हमेशा अन्य नाम के बाद स्थान लेता हूँ। तो आप बता सकते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? ये तो कॉमन सेंस है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे होगा? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में ही है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं इसके निर्माता। निर्माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन कौन है? तो या निर्माता की बजाय ऐसे निर्माण देख ले, पढ़े लिख ले थोड़ा सा ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, तो बात करते हैं निर्माण। देखो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। 7वीं सदी में, ठीक है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता, निर्माता, अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं तो उसी हिसाब से अपन देख लेते हैं। तो कवि राजा श्यामल दास ने एक किताब लिखी है वीर विनोद। उस वीर विनोद के अनुसार इसके जो निर्माता है उसका नाम क्या है? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, ये चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता थे। ये बात हमें कौन कहते हैं? ये बात हमें किससे जानकारी मिलती है? वीर विनोद से। और ये वीर विनोद रचना किसकी है? तो आप आराम से बता सकते हो कवि राजा श्यामल दास। वीर विनोद रचना किसकी है? तो ये रचना है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास। तो कवि राजा श्यामल दास ने एक किताब लिखी है, उनका नाम है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास। तो कवि राजा श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में लिखा है कि चित्तौड़ दुर्ग के जो निर्माता है वो कौन है? चित्रांगद मौर्य। इसके अलावा और बात करें तो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके और निर्माता कौन है? तो वो है चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए आपको पता होगा। तो कौन कहता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांग मौर्य था? तो वो किताब है कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध, ये जो कुमारपाल प्रबंध है इससे हमें पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुमारपाल प्रबंध के अनुसार जो निर्माता है वो कौन है? चित्रांग मौर्य। और चित्रांगद मौर्य तो वीर विनोद के अनुसार। तो ये चित्तौड़ दुर्ग के कुछ निर्माण की हमने कुछ बात कर ली। अब निर्माण हो गया तो अब आपको क्या देखना है? इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आपको देखनी है श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी। तो आपको पता होना चाहिए धानवन्य दुर्ग को छोड़कर, यानी कि मरुस्थल नहीं है इसके चारों तरफ, बाकी 8 श्रेणियां हैं। तो मैं बात कर देता हूं, देखो धानवन्य दुर्ग को छोड़कर
धानवन्य दुर्ग को छोड़कर बाकी 8 श्रेणियां, छोड़कर बाकी 8 श्रेणियां, बाकी 8 श्रेणियां, धानवन्य दुर्ग को छोड़कर बाकी 8 श्रेणियां हैं वो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 8 श्रेणियां, इसका मतलब आप समझ रहे हो, गिरी दुर्ग भी है, पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा पारीक दुर्ग भी है, चारों तरफ खाई है। इसके अलावा पारीध दुर्ग भी है, क्योंकि चारों तरफ परिधि है, मतलब दीवार है ना। और एरण्य दुर्ग भी है, जहां कंकड़ पत्थर, कंटीली झाड़ियां और दुर्गम रास्ते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा सैन्य दुर्ग भी है, सहाय्य दुर्ग भी है, मतलब 8 कैटेगरी है, केवल मरुस्थल नहीं है। तो एक दुर्ग में बहुत सारी कैटेगरी पाई जाती है, आप जानते हो, श्रेणी है। तो अब हम देख लेते हैं ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं पहाड़ी। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए उस पहाड़ी का नाम क्या है। तो पहाड़ी का नाम हो जाएगा चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी के अलावा बात कर लेते हैं ये कौन से पठार पर बना हुआ है। तो देखो आप जानते हो पठार मैशा का पठार है। बात कर लेते हैं पठार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है, आप आराम से बता सकते हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मैशा के पठार पर बना हुआ है, मैशा का पठार। तो ये जो मैशा का पठार है इस पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। पठार के अलावा बात कर ले, ये ओदक दुर्ग भी है, जल दुर्ग भी है। तो कौन सी नदियां हैं, उन नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपको डालना है बेग में, बे से बेड़च नदी और के से गंभीरी नदी। तो आप आराम से बता सकते हो बेड़च व गंभीरी नदी, बेड़च व गंभीरी नदी। तो बेड़च और गंभीरी नदियों का जहां पानी मिलता है वहां पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा मैं बात करता हूँ और देखो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी हम बात करें तो इसमें देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, तो आप आराम से बता सकते हो वेल मछली के समान। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो कैसी है, वेल मछली के समान, वेल मछली के समान, वेल मछली के समान। जैसे वेल मछली होती है उसी के समान ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। लेकिन मैं यही नोट में लिख दूं, अंगड़ाई लेते शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान, या आलस मरोड़ते शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान, शेर के समान। तो अंगड़ाई लेते शेर के समान कौन सा दुर्ग हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ दुर्ग। अंगड़ाई लेते शेर के समान जो दुर्ग है वो कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। और ये कहाँ पे है, सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में। ये पीछे भी हमने पढ़ा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी तो एक आदत है, एक मिला हुआ शब्द आता है जुड़ा हुआ तो मैं हमेशा को रिलेट करने का प्रयास करता हूँ। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा है, तो आप आराम से बता सकते हो वेल मछली के समान। अब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बाहरी बाहरी चीजें हमने देख ली, अब इसमें एंट्री करते हैं। तो इसके देखते हैं प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं वो कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार कितने हैं भैया, 7। और वो जो 7 प्रवेश द्वार हैं उन्हीं की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है उसी की बात करते हैं। पहला जो दरवाजा है उसका नाम है पाडन पोल, पाडन पोल, पाडन पोल, पाडन पोल। कहीं पाडन पोल लिखा है, एक ही बात है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला दरवाजा है पाडन पोल। तो इस पाडन पोल की अगर मैं बात करूं तो देखो शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, देखो एक तो प्रथम दरवाजा, प्रथम दरवाजा, मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा। आपसे पूछ ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा कौन सा है, तो वो आप आराम से बता सकते हो पाडन पोल है। मुख्य दरवाजा कौन सा है, तो वो आराम से बता सकते हो पाडन पोल है। इसके अलावा आप देख सकते हो बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बार बार यूं दरवाजा दरवाजा शब्द हटा दूं, तो देखो प्रथम, मुख्य, मुख्य और बड़ा दरवाजा, वह बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। याद रह जाएगा ना, प्रथम दरवाजा, मुख्य दरवाजा और बड़ा दरवाजा, दरवाजा। बस इतना ही लिखना है आपको भी। जितना शॉर्ट हो सके कोई चीज उतना शॉर्ट करने का प्रयास करो। इसके अलावा बात करो तो देखो इसके बगल में या इसके समीप, इसके समीप, इसके समीप देवलिया जो जगह प्रतापगढ़ में पड़ती है, देवलिया,
प्रतापगढ़ में जगह पड़ती है देवलिया, प्रतापगढ़ में। उस टाइम मेवाड़ का हिस्सा होता था प्रतापगढ़। तो इसके समीप देवलिया के ठाकुर, देवलिया के ठाकुर रावत बाग सिंह। देवलिया का ठाकुर कौन है? रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। स्मारक बना हुआ है। स्मारक बना हुआ है। बना हुआ है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं और आपको आराम से याद रह जाएगा। पहला दरवाजा जिसका नाम क्या है? पाडन पोल। तो पाडन पोल की बात विशेषता क्या याद रखनी है? पहला दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है और बड़ा दरवाजा है। 7 दरवाजों में से आपसे पूछ ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है, वो कौन सा हो जाएगा? पाडन पोल। पाडन पोल याद रह जाएगा आराम से। और इसके अलावा दूसरे दरवाजे की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। पाडन पोल से आगे चलें तो यहाँ पे जो दूसरा दरवाजा है उसका नाम क्या है? तो आप आराम से बता सकते हो, वो है भैरव पोल। भैरव पोल। भैरव पोल। भैरव पोल। तीसरे दरवाजे की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो तीसरा दरवाजा है वो कौन सा है? वो है हनुमान पोल। हनुमान पोल। हनुमान पोल। भैरव पोल और हनुमान पोल। भैरव जी, हनुमान जी। ये जो भैरव पोल और हनुमान पोल है, इनके बीच में, दोनों के बीच में, यहाँ जो भैरव पोल और हनुमान पोल है, इनके बीच में जयमल व पत्ता की छतरी बनी हुई है। जयमल वह पत्ता की छतरी। हालांकि आगे छतरियों में देखेंगे। और जयमल व पत्ता की छतरियां। छतरियां दिमाग में रखना। अगर बाई चांस गहराई से कभी पूछ ले जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की छतरियां कौन से मुख्य दरवाजों के बीच में बनी हुई है, तो भैरव पोल और हनुमान पोल, ये दरवाजे हो गए। इसके अलावा और जो दरवाजा है वो कौन सा है? गणेश पोल। गणेश पोल। 7 दरवाजे हैं, अभी बात करते हैं गणेश पोल। गणेश पोल। तो देखो अभी तो भगवान नहीं चल रहे हैं, ये पांडु देख लो, पांडव पोल, पांडव पोल, पांडु। इसके अलावा देखो भैरू जी, हनुमान जी, गणेश जी, गणेश पोल। इसके अलावा देखो और यहाँ पे कौन सा है? तो और है जोहड़न पोल, या आप जोड़ला पोल भी कह सकते हो। जोड़ला, इनके जोड़े जो है, जो जोड़ला ओब्लिक जोहड़न पोल। अभी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो जोड़ला ओब्लिक जोहड़न पोल। जोड़ला ओब्लिक जोहड़न पोल। जोहड़न पोल। जोड़ला ओब्लिक जोहड़न पोल। तो ये 5 दरवाजा हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे छठे दरवाजे की मैं बात करूं तो वो है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल याद रह जाएगा आराम से। हनुमान जी के भाई लक्ष्मण जी, मतलब क्या, राम जी के भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण पोल। और एक पोल और लिख देता हूं, वो है राम पोल। राम और लक्ष्मण दोनों हो जाएंगे भगवान। तो बात कर लेते हैं राम पोल। राम पोल। रामपुर। ये जो रामपुर है ना, इसके सामने मतलब पत्ता का स्मारक बना हुआ है। बस इतना सा याद रख लेना, पत्ता का स्मारक बना हुआ है। तो मैं बात करता हूँ, देखो रामपुर, इसके सामने पत्ता का स्मारक बना हुआ है। इसके सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। 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 स्मारक बना हुआ है। बना हुआ है। पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। खैर जो भी हो, आपको ये दरवाजे याद रखने हैं, इतना रटने की जरूरत नहीं है। देखो राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है। राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, 3 तो ये हो गए। एक देख लो गणेश जी, एक देख लो भैरू जी, एक देख लो पांडु, और एक आपको जोड़ना है इन सभी को, तो एक हो जाएगी जोहड़न पोल। आराम से याद रह जाएगा अगर थोड़ा सा देखोगे करोगे तो याद रह जाएगा आराम से। तो ये कुछ हमने मुख्य दरवाजों की बात की है, इसके प्रवेश द्वार। इसके अलावा जो 2 प्रवेश द्वार और हैं, मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ, तो देखने का प्रयास करें थोड़ा छोटा करके। तो इसी चित्तौड़गढ़ में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा 2 दरवाजे और देख लेते हैं हल्का सा। मुख्य ये 7 मेन गेट है। इनके अलावा और क्या क्या है तो बात करता हूँ। एक है भैया सूरज पोल, यही नोट में लिख देता हूँ, सूरज पोल। सूरज पोल ये अन्य एक दरवाजा है जो पूर्व दिशा में, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? सूरज पोल। तो देखो सूरज पोल क्या है? पूर्वी दिशा की ओर, पूर्वी दिशा की ओर, पूर्वी दिशा की ओर दुर्ग का
पूर्वी दिशा की ओर दुर्ग का प्राचीन द्वार। ये सबसे पुराना द्वार यही था, दुर्ग का प्राचीन द्वार, जिसका नाम क्या था, सूरज पोड़। और इसके अलावा एक है लाखोटी बारी या लाखोटा बारी। लाखोटा बारी, बारी मतलब समझ गए होंगे, ये खिड़की, वैसे ही लाखोटा बारी। तो ये क्या है, तो उत्तर दिशा में स्थित खिड़की। दुर्ग के उत्तर दिशा में, दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित खिड़की। उत्तर दिशा में स्थित खिड़की। दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित खिड़की। दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित खिड़की। खिड़की, दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित खिड़की अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है, लाखोटा बारी। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले लाखोटा बारी किस दुर्ग में स्थित है, तो आप आराम से बता सकते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 7 दरवाजे, कोई इतनी कोई खास बात नहीं है। देखो, राम जी है, हनुमान जी है, राम लक्ष्मण हनुमान, 3 तो ये हो गए, गणेश जी हैं और भैरू जी हैं, 5 तो हो ही गए। इसके अलावा पाटन पोड़ है और एक जोहड़न पोड़ है, बस ये 7 दरवाजे। इसके अलावा एक आप बता सकते हो सबसे पुराना जो किला है पूर्व दिशा में, जिसका नाम क्या है, सूरज पोड़, और एक है लाखोटा बारी। मतलब इमरजेंसी में इस खिड़की से भाग जाते थे और, तो एक तरह की ये लाखोटा बारी थी। ये दरवाजे हो गए। अब जैसे ही हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एंट्री करेंगे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मंदिर। हर दुर्ग में हमने यही पढ़ा है, आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अन्य नाम, फिर क्या देखते हैं, स्थान, फिर हम क्या देखते हैं, निर्माण, फिर हम क्या देखते हैं, श्रेणी, और श्रेणी से ही वो कोई पर्वत, पठार, नदियां, वो सारी चीजें निकल जाती है। फिर क्या देखते हैं, आकृति। आकृति देख के फिर हम क्या देखते हैं, तो आपको पता होगा प्रवेश द्वार। जैसे ही प्रवेश द्वार हो गए तो अब हम अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर क्या देखेंगे, मंदिर। तो बात करते हैं, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके अंदर कौन से मंदिर है। मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर। तो जो इस दुर्ग के अंदर मंदिर है उन्हीं की बात कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन से मंदिर है। तो देखो भाई, मंदिर, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर में अगर बात करें तो एक तो है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। इसके अलावा इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और मंदिरों में बात करें तो और कौन सा है, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव जी का मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। इसके अलावा और कौन सा है, तो और है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं और इसमें मंदिर देख रहे हैं, 2 महादेव जी के मंदिर हो गए, नीलकंठ महादेव मंदिर और कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा अगर बात करूं तो और हो जाएगा आपके त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर था पहले, और उसको अब मोकल का समितेश्वर मंदिर कहते हैं। तो मैं दोनों ही नाम लिख दूं, त्रिभुवन, त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर। शिव नारायण मंदिर, त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर। लेकिन इसको बनाने वाला कौन था, तो इसको बनाने वाला था मुंज परमार का भतीजा भोज परमार। लेकिन इसकी बाद में मरम्मत किसने करवाई, जीर्णोद्धार किसने करवाया, मोकल ने। तो और किस नाम से इसको फिर नया नाम दे दिया, तो समितेश्वर मंदिर। तो मोकल ने जीर्णोद्धार कराया, इसीलिए ये कहलाता है मोकल का समितेश्वर मंदिर। मोकल का समिधेश्वर मंदिर। मोकल का समिधेश्वर मंदिर। मोकल का समिधेश्वर मंदिर। तो ये जो इसमें मंदिर है हम बात कर रहे हैं, तो देखो नीलकंठ महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, मोकल का समिधेश्वर मंदिर, एक है कुंभ श्याम मंदिर। और इसके अलावा आप देवियों में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिवाजी की जो आराध्य देवी है जिनका नाम है तुलजा भवानी। तो एक मंदिर है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर। इसके अलावा है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर। आपको पता होगा जब हमने देवियां पढ़ी थी या मंदिर पढ़े थे तो उस टाइम में भी ये हमने चर्चा की थी, कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर, तुलजा भवानी और कालिका माता का मंदिर। इसके अलावा और कौन सी माता है, तो और है बरबड़ी माता का मंदिर। बरबड़ी या बिरबड़ी कह सकते हो, बरबड़ी माता का मंदिर। बरबड़ी माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, वो डिटेल में हमने पढ़ा था, बरबड़ी माता का मंदिर।
अगर ये चीजें आपने नहीं पढ़ी हो तो लोक देवियां जाके आप टॉपिक देख सकते हो, उसमें हमने सारी माताएं पढ़ रखी है, बरबड़ी माता। इसके अलावा और यहाँ पे कौन सी है, तो गोहिल वंश की जो कुल देवी है तो वो कौन है, बाण माता। तो और मंदिर है बाण माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर। ये आप आराम से इन चीजों को देख के और आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें कितने मंदिर है। और भी बात करूंगा अभी जैन मंदिरों की। देखो कुंभ श्याम मंदिर, भाई कुंभा ने जहां जहां अपनी पंचायती की है वहां पे कोई ना कोई मंदिर जरूर बनाया है। तो एक तो हो जाएगा कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, उकड़ेश्वर महादेव मंदिर, मोकल का शमीदेश्वर मंदिर, और बाकी क्या हो जाएगा आपके, वही मोकल का शमीदेश्वर मंदिर, बाकी ये देवियों वाला तुलजा भवानी कालिका माता का मंदिर, बरबड़ी माता का मंदिर और बाण माता का मंदिर। और यहाँ पे जो मंदिर है उनकी बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो आप एंट्री कर ली, मंदिर पढ़ रहे हैं, तो मंदिरों में ही हम देखते हैं बाण माता के अलावा यहाँ पे और कौन सा मंदिर है। तो देखो भाई बाण माता के अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक है शतबीस देवरिया, शतबीस देवरिया। और ये जो शतबीस देवरिया है ना, शतबीस देवरिया ये वैसे जैन मंदिर है। शतबीस देवरिया ये क्या है भैया, जैन मंदिर, जैन मंदिर दिमाग में रखना, ये इसके अंदर ही है शतबीस देवरिया। आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, शतबीस देवरिया क्या है, जैन मंदिर। इसके अलावा और यहाँ पे क्या है, तो और है श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी। तो ये जो श्रृंगार चौरी है ये भी क्या है, एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर, जैन मंदिर, या इसको कह सकते हो शांतिनाथ का जैन मंदिर। श्रृंगार चौरी क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, शांतिनाथ का जैन मंदिर, शांतिनाथ का जैन मंदिर, शांतिनाथ का जैन मंदिर, ये है श्रृंगार चौरी। तो श्रृंगार चौरी भी क्या हो जाएगी, आप आराम से बता सकते हो श्रृंगार चौरी क्या है, जैन मंदिर, जैन मंदिर। तो ये श्रृंगार चौरी हो जाएगी और शांतिनाथ का जैन मंदिर है। और इसको बनाने वाला कौन था, एक चीज ये भी लिख सकते हो, महाराणा कुंभा के शासनकाल में बनाया था वेलाक भट्ट ने, वेलाक भट्ट, ये कभी पूछ ले तो वेलाक भट्ट ने, कुंभा के शासनकाल में वेलाक भट्ट ने ये श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था, आपको याद रह जाएगा। और ये लगभग लगभग हमने कुछ बातें की है, लेकिन श्रृंगार चौरी तो देख लिया, अगर आपसे पूछ ले श्रृंगार चौकी कहाँ है, श्रृंगार चौकी वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अभी हम बात करते हैं, लगे हाथ ही देखने का प्रयास करें, श्रृंगार चौकी, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर हो गए। एक मैं नोट लिख देता हूं, आप देखने का प्रयास करें। आपसे पूछ ले श्रृंगार चौकी कहाँ पे है, देखो श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी। तो ये जो श्रृंगार चौकी है ना, श्रृंगार चौरी पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन आपसे पूछ ले श्रृंगार चौकी कहाँ पे है, तो श्रृंगार चौकी आप कहाँ पे बताओगे, तो वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे है, जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, ये है जोधपुर में, जोधपुर के अंदर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आप बता सकते हो क्या है भैया, श्रृंगार चौकी। ये वापिस मंदिर देखने का प्रयास करें, आप आराम से बता सकते हो कौन से मंदिर है। एक तो है कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, उकड़ेश्वर महादेव मंदिर, त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर या मोकल का समीदेश्वर मंदिर। इसके अलावा और कौन सा है, तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, बरबड़ी माता का मंदिर। इसके अलावा और कौन सा है, बाण माता का मंदिर, और है श्रृंगार चौकी, नहीं श्रृंगार चौरी है ना, और एक है शतबीस देवरी। श्रृंगार चौकी कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। तो ये कुछ बातें हमने कर ली थी, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अब मंदिर के बाद में हम देख लेते हैं महल। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महल कौन से हैं, तो बात करते हैं मंदिर के बाद में महल। तो महल में अगर मैं बात करूं तो एक तो है गोरा बादल का महल, महल में हो जाएगा गोरा बादल का महल, गोरा बादल का महल। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा पद्मिनी महल, गोरा बादल का महल, पद्मिनी महल, पद्मिनी महल, गोरा बादल का महल हो गया, पद्मिनी महल, आपको आराम से याद रह जाएगा। एक आप बता सकते हो त्रिपोलिया महल या कुंभा का महल, त्रिपोलिया महल, त्रिपोलिया महल ओब्लिक कुंभा का महल, महल ओब्लिक कुंभा का महल, कुंभा का महल।
का महल, त्रिपोलिया महल कह सकते हो या कुंभा का महल कह सकते हो। ये इसके अंदर महल हो जाएंगे 3। और महलों के बाद में अगर बात करूं तो आप इसके अंदर बता सकते हो हवेलियां। महल के बाद में देखेंगे हवेलियां। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सी हवेलियां बनी हुई है, तो बात करते हैं महल के बाद में हवेलियां। तो इसके अंदर एक तो हो जाएगी भामाशाह की हवेली और एक हो जाएगी जयमल की हवेली। तो हवेलियों में बात करूं तो एक हो जाएगी जयमल की हवेली, जयमल की हवेली, और हो जाएगी भामाशाह की हवेली, जिन्होंने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। तो भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली, जयमल की हवेली और भामाशाह की हवेली, ये इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या हो जाएगी भैया, हवेलियां। अब हवेलियों के बाद में अगर बात करें इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्य इमारतें कौन सी है, तो देखते हैं अन्य इमारतें, 2-3 इमारतें और देखेंगे। अन्य इमारतें, इमारतें तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और कौन सी इमारतें हैं, तो देखो अभी देखो चित्तौड़ में हमने प्रवेश द्वार देखे थे। प्रवेश करते ही हमने सबसे पहले मंदिर देखे, फिर महल देखे, फिर हवेलियां देखी। इसके अलावा और अन्य इमारतें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें अन्य इमारतें कौन सी है, अगर मैं अन्य इमारतों की बात करूं तो इसमें पहली अन्य इमारत लेते हैं, देखने का प्रयास करें। तो इसमें जो पहली अन्य इमारत है वो है नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक अन्य इमारत ले रहे हैं हम, नवलखा बुर्ज। ये नवलखा बुर्ज किसने बनवाया, उसी की हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है भैया नवलखा बुर्ज। बात करता हूँ, ये जो नवलखा बुर्ज है, पहली चीज इस नवलखा बुर्ज का अन्य नाम क्या है, इसको और क्या कहते हैं अन्य नाम, तो इसे कहते हैं नवलखा भंडार। नवलखा बुर्ज को ही कहते हैं नवलखा भंडार। अगर आपसे नवलखा बुर्ज पूछ ले या नवलखा भंडार पूछ ले तो वो कहाँ होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये जो नवलखा बुर्ज है इसका निर्माता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए नवलखा बुर्ज का जो निर्माता है उसका नाम है बनवीर। बनवीर, बनवीर, ये बनवीर कौन है अभी हम बात करते हैं। ये जो बनवीर है ना, इसने शासन किया था, आपको पता होगा मेवाड़ पर, कब से कब तक किया था, 1536 से 1540। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अन्य इमारत में जो सेकंड नंबर हमारी इमारत है, हम उसी की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड नंबर जो हमारी इमारत है अन्य इमारतों में, एक तो हमने अभी देख लिया इमारत अन्य इमारतों में, वो क्या देखा था, नवलखा भंडार गृह या नवलखा बुर्ज। और सेकंड अन्य इमारत में अब हम देख लेते हैं, वो है जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अन्य इमारतों में हम देखने वाले हैं जैन कीर्ति स्तंभ। तो बात करते हैं, देखो ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है इसे कहते हैं आदिनाथ का स्मारक या आदिनाथ स्मारक, आदिनाथ स्मारक, आदिनाथ स्मारक। इसके अलावा इसी जैन कीर्ति स्तंभ की और बात करूं तो ये समर्पित किसको है, समर्पित, तो आपको पता होना चाहिए जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को, जैनों के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, तीर्थंकर ऋषभदेव ओब्लिक आदिनाथ को, ऋषभदेव, जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ओब्लिक आदिनाथ को, आदिनाथ को, जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है ये इमारत, आदिनाथ को। ठीक है, आप जानते हो ना जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। किसी चीज को प्रारंभ करना मतलब आदि, किसी चीज को समाप्त करना मतलब अंत। ऋषभदेव को कहते हैं आदिनाथ, तो ये ऋषभदेव को समर्पित है, इसी कारण इसे कहते हैं आदिनाथ स्मारक। अब ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसके निर्माता कौन थे, निर्माता, तो निर्माता का नाम है जीजा बगेरवाल, जीजा बगेरवाल, जीजा बगेरवाल। ये जीजा बगेरवाल कौन है, तो बात करते हैं 10वीं सदी के जैन व्यापारी, 10वीं सदी के जैन व्यापारी, 10वीं सदी के जैन व्यापारी। तो जैनों के ये व्यापारी थे और इसीलिए इन्होंने जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव आदिनाथ उनको समर्पित एक इमारत बना दी। अब बात करते हैं निर्माताओं के, अब देखें इसमें मंजिल है,
देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर हम अन्य इमारतें देख रहे हैं। हमने देखो प्रवेश द्वार के बाद में मंदिर देखा, फिर महल देखा, फिर हवेलियां देखी, और हवेलियों के बाद में अभी हम क्या देख रहे हैं, तो अन्य इमारतें देख रहे हैं। उसमें हमने देखा है नौलखा बुर्ज, और दूसरी अन्य इमारत देख रहे हैं जैन कीर्ति स्तंभ। इसमें मंजिलें कितनी है तो आप आराम से बता सकते हो। ये जो इमारत है वो कितने मंजिला इमारत हो जाएगी, तो दिमाग में रखना। ये जो इमारत हो जाएगी इसकी अगर मंजिलों की बात करूं तो कितनी मंजिलें हो जाएगी, 7। एक चित्तौड़गढ़ में हम और देखने वाले, आपको पता होगा, वो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, वो 9 मंजिला इमारत हो जाएगी। इसमें मंजिलें हो जाएगी 7। इसके अलावा मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो आप आराम से बता सकते हो इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 75 फीट। 75 फीट, 75 फीट इसकी ऊंचाई है। और ऊंचाई के अलावा बात करूं तो इसमें सीढ़ियां कितनी लगी हुई है, सीढ़ियां तो देखो इसमें जो सीढ़ियां लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसमें सीढ़ियां कितनी है, 54। तो ये दूसरी इमारत हो गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही वापस देखें, अभी जो हमारे पॉइंट चल रहा है मैं उसको उसी हिसाब से बताने का प्रयास करूं। बाकी हमने पीछे देख ही लिया है। देखो हमारे ये चीज चल रही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम देख रहे हैं अन्य इमारतें। अन्य इमारतें, तो अन्य इमारतें जो भी है इसमें आपको पता होगा, मैं इस पन्ने में आपको ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूँ, पीछे हमने देखा ही है। वैसे अन्य इमारतों में आपने एक तो देखा है नवलखा बुर्ज। नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज आप जानते हो बनवीर ने बनाया था, वही नवलखा बुर्ज। तो ये एक तो हो गया नवलखा बुर्ज या नवलखा भंडार गृह। और इसके अलावा तुमने दूसरी अन्य इमारत देखी है जैन कीर्ति स्तंभ। और अब मैं लगे हाथी तीसरी इसके अंदर अन्य इमारतों में लेता हूं, और वो क्या है, वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, बात करते हैं इस विजय स्तंभ की, पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ये जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसकी बात करते हैं। देखो भाई विजय स्तंभ, सबसे पहले ये जो विजय स्तंभ है इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इस विजय स्तंभ का निर्माण निर्माण इसका जो निर्माण है या इसका जो निर्माता है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके जो निर्माता है वो कौन है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, तो इसका निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। आप जानते हो महाराणा कुंभा का टाइम है 1433 से 1468। 1433 से 1468 ईस्वी में मेवाड़ पर शासन किया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा इसका निर्माता है। फिर आपको पता होना चाहिए महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ बनाया तो किस उपलक्ष्य में बनाया, किस उपलक्ष्य में, तो यह सीधा ही लिख दो उपलक्ष्य। उपलक्ष्य किस उपलक्ष्य में बनाया, तो आप बता सकते हो सारंगपुर के युद्ध में, विजय के उपलक्ष्य में। तो देखो भैया सारंगपुर युद्ध, ये सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, के विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध में एक ही लाइन में सारी बात लिखा दूं, चलो। सारंगपुर युद्ध में, सारंगपुर युद्ध में मालवा शासक, मालवा शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, ये फर्स्ट ही होगा भाई, सेकंड नहीं लगा रहा तब तक। महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में। अब आप आराम से समझ रहे होंगे मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य 1437 में युद्ध हो रहा है, सारंगपुर का युद्ध। याद कैसे रखोगे, दिमाग में रखो, 143 में कोई साथ नहीं देता, 143 में कोई साथ नहीं देता। फिर आदमी बाबू रे जानो रे सारंगी बजाता है, तो इस चक्कर में कोई मत पड़ना, पढ़ाई के चक्कर में ही रहना। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, उसमें विजेता कौन बने, महाराणा कुंभा। पराजित कौन हुआ, महमूद खिलजी। तो महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की, इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया, विजय स्तंभ। लेकिन ये जो विजय स्तंभ है ये किसके निमित्त बनाया, महाराणा कुंभा ने किसके निमित्त बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। या महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ किसको समर्पित किया, मैं ऐसे लिख देता हूं समर्पित, समर्पित किया। महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ है जो समर्पित किया, किसको समर्पित किया, तो महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ समर्पित किया भगवान विष्णु को, क्योंकि कुंभा है भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को।
तो महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। तो ये जो विजय स्तंभ है, अब हम इसी विजय स्तंभ की बात करते हैं, इसके अन्य नाम, इस विजय स्तंभ को और क्या कहते हैं, विजय स्तंभ के अन्य नाम, तो बात करते हैं। देखो ये जो विजय स्तंभ है ना, इसको क्या क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो भगवान विष्णु को समर्पित किया इसलिए इसको क्या कहेंगे, विष्णु ध्वज गढ़, विष्णु ध्वज गढ़, विष्णु ध्वज गढ़। भगवान विष्णु को समर्पित है इसीलिए इसको विष्णु ध्वज गढ़ कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे जय स्तंभ, क्योंकि महाराणा कुंभा की क्या हुई थी, जय, इसीलिए इसको कहते हैं जय स्तंभ। इसे और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे विक्ट्री टावर, महाराणा कुंभा की विक्ट्री हुई थी इसी कारण इसे क्या कहेंगे, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, आराम से याद रह जाएगा। तो विष्णु ध्वजगढ़, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर, इसमें महाराणा कुंभा का कीर्तिमान लिखा हुआ है इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है इसके अन्य नाम देख रहे हैं अभी हम, आप आराम से देख सकते हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तीसरी इमारत देख रहे हैं अन्य इमारतों में, तो देखो इसे क्या कहेंगे, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। एक इसे कहेंगे, देखो एक कह देंगे इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, 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 भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। और इसे क्या कहेंगे, और इसे कहेंगे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की, देवी देवताओं की, देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर। ये सारे के सारे अन्य नाम हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले, चूहों का अजायब घर करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, खंभों का अजायब घर रणकपुर का जैन मंदिर जो कहाँ है, पाली में। ये चाहो तो नीचे नोट लिख सकते हो। अभी हम चित्तौड़गढ़ में अन्य इमारतों में तीसरी इमारत देख रहे हैं, उसका नाम है विजय स्तंभ, निर्माता महाराणा कुंभा, किसके उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, समर्पित भगवान विष्णु को। और अन्य नाम क्या है, विष्णु ध्वजगढ़, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर और कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। ये जो विजय स्तंभ है इसी की हम बात करते हैं। आगे का पेज ले लेता हूं मैं, आप देखने का प्रयास करें। ये जो विजय स्तंभ है, अगर मैं इस विजय स्तंभ की बात करूं तो अन्य नाम के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें मंजिलें कितनी है, मंजिलें, मंजिलें। तो आप आराम से बता सकते हो इसमें मंजिलें कितनी है, तो आप बता सकते हो 9। कितनी मंजिलें हो जाएगी, 9। अगर विजय स्तंभ की कभी मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा उसमें सारी बातें बताऊंगा किस किस मंजिल पे क्या क्या लिखा हुआ है और ये सारी चीजें, तो देखने का प्रयास करें। मंजिलें कितनी हो जाएगी, 9। और अगर मैं बात करूं इसकी तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल, इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर क्या लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह, अल्लाह। अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, विजय स्तंभ एक वीडियो डालूंगा पूरा डिटेल में डालूंगा, अभी केवल थोड़ी बात करूंगा। इसके अलावा देखो ये जो विजय स्तंभ है 9 मंजिला इमारत है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो आप आराम से बता सकते हो इसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट, 122 फीट, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई के अलावा बात करूं इसके शिल्पी कौन है, कारीगर कौन है, शिल्पी, तो आप आराम से बता सकते हो इस विजय स्तंभ के जो शिल्पी हैं उनका नाम है जेता, और कौन है, नापा पोमा पूंजा, नापा पोमा पूंजा, पोमा और पूंजा। ये तुम्हें आराम से याद रहेंगे, ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रख लो, ये जेता इनका बाप था और बाकी नापा पोमा पूंजा बेटे थे। ये कारीगर था, ये बाटे पकड़ा था, ये चीपे पकड़ा था और ये गारा पकड़ा था। ये कारीगर 3 पेशगारी। फिर आप खुद सोचे 122 फीट ऊंची इमारत, 9 मंजिला इमारत बना दी। 2-3 बार बोलना, जयता नापा पोमा पूंजा, जयता नापा पोमा पूंजा। इसके अलावा ये जो विजय स्तंभ है इसके अंदर मैं बात करूं, शिल्पी हो गया, तो इसके अंदर देखो प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति है, महाराणा कुंभा की प्रशंसा के अंदर पत्थर पे पंक्तियां लिखी हुई है, उस प्रशस्ति का नाम क्या है, वो प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ जो विजय स्तंभ है उसके अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। अब इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के कई बार पूछ लेते हैं, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार, तो आप आराम से बता सकते हो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, कवि अत्रि और कवि महेश।
कवि अत्रि ने लिखना स्टार्ट किया था, मर गया था पहले, उसको पूर्ण किसने किया था? कवि महेश ने। कवि अत्रि व कवि महेश, कवि महेश, कवि अत्रि और कवि महेश ने मिलकर ये जो विजय स्तंभ है इसको पूर्ण किया था, मतलब सॉरी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को मतलब इन्होंने लिखा था दोनों बाप बेटों ने। और विजय स्तंभ को और कीर्ति स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप समझ गए होंगे इसमें महाराणा कुंभा का कीर्तिमान है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो विजय स्तंभ है, ये लोगो, ये किसका साइन बोर्ड है, किसका लोगो है, तो आप बता सकते हो। एक तो राजस्थान पुलिस और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये किसका लोगो है? तो आप आराम से बता सकते हो, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये क्या भाई? लोगो। और भी बहुत सारी डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ, अभी दुर्ग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको विजय स्तंभ को थोड़ा शॉर्ट किया। विजय स्तंभ का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, फिर भी कोई गहराई से क्वेश्चन आए, इसके कथन और इनसे जुड़ी हुई सारी बातें हम आगे देख लेंगे। तो अभी देखो हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम देख रहे हैं अन्य इमारतें। अन्य इमारतें तो नवलखा बुर्ज मैंने पीछे बता दिया आपको कंप्लीट। देखो नवलखा बुर्ज, जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। अब हम बात करने वाले हैं, देखो ये विजय स्तंभ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और विजय स्तंभ के बाद में अगर मैं बात कर लूं, मतलब ये अन्य इमारतें हो गई। अन्य इमारतों के बाद में हम देखते हैं इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो शाखे हुए थे उन शाखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखो शाखे, कितने कितने शाखे हो रखे हैं आप आराम से बता सकते हो। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हो रखे हैं? तो आप बता सकते हो 3 शाखे। तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भी शाखे हुए हैं हम देखते हैं। प्रथम शाखा, 3 शाखे हो रखे हैं और तीनों शाखाओं की हम बात कर लेंगे। प्रथम शाखा, तो देखो भाई आपको यही पता होना चाहिए, शाखा में 2 ही चीजें होती है। एक तो क्या होता है भाई? केसरिया, पुरुषों द्वारा किया जाता है, और एक क्या होता है? जोहर, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। अभी बात करते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हो रखे हैं, ठीक है। और प्रथम शाखे की मैं बात करता हूँ। प्रथम शाखा तो देखने का प्रयास करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शाखे, प्लीज हल्का सा देखो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो शाखे हो रखे हैं, अभी प्रथम शाखे की बात करते हैं। तो देखो ये जो प्रथम शाखा है, बात करता हूँ प्रथम शाखा कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1303 ईस्वी में। ये जो प्रथम शाखा हो रहा है, इस टाइम में शासक कौन था? तो आप आराम से बता सकते हो। इस टाइम में जो शासक है उसका नाम क्या है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। भाई शाखा हुआ है तो निश्चित तौर पे किसी का आक्रमण हुआ है, तो इस टाइम में आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किसका हुआ। तो आप आराम से बता सकते हो, भली भांति बता सकते हो। इस टाइम में जो आक्रमण हुआ वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत काल का खिलजी वंश का एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इतिहास में ज्यादा बात करूंगा मैं, युद्ध वगैरह, और अभी केवल शाखा ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ। और अब शाखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो क्या हुआ इसमें? केसरिया। तो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप बता सकते हो केसरिया हुआ था एक तो रतन सिंह, रतन सिंह, इसके अलावा गोरा बादल। रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में, गोरा बादल के नेतृत्व में। आगे मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि नेतृत्व में, आप समझ गए होंगे मोटियारों ने केसरिया किया। और इसके अलावा आपको पता होगा महिलाओं ने क्या किया है? जोहर। तो जोहर किसके नेतृत्व में किया है? तो आप आराम से बता सकते हो पद्मिनी के नेतृत्व में। बस ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अभी कायदे से तो दुर्ग में मुझे इतना ही लिखना था। चित्तौड़ में कितने शाखे हुए? तो आप बता सकते हो 3 शाखे हुए थे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और इन 3 शाखों में प्रथम शाखा हो गया। अब हम बात करते हैं प्रथम शाखे के बाद में देखने का प्रयास करो, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मैं बात करता हूँ दूसरा शाखा। दूसरा शाखा, 3 शाखे में, तीनों शाखाओं की बात करेंगे। दूसरा शाखा, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दूसरा शाखा हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं अपन, देखने का प्रयास करें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दूसरा शाखा, देखो भाई ये जो दूसरा शाखा हो रहा है इसी की बात करते हैं। कब हो रहा है? सेम वही बिंदु, दूसरा शाखा देखते हैं अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो ये जो दूसरा शाखा हो रहा है, तो ये कब हो रहा है? तो आप आराम से बता सकते हो 1534 ईस्वी में। कब? 1534 ईस्वी में। 3 शाखे में, तीनों की बात कर लूंगा। 1534 ईस्वी में इस टाइम में यहाँ का शासक कौन था? तो अल्पवयस्क शासक ही था, एक तरह से, ज्यादा उम्र नहीं थी। राणा सांगा का बेटा था, कर्मावती का बेटा था, जिसका नाम था विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य। लेकिन आपको पता होगा कर्मावती ने अपने बेटे विक्रमादित्य को यहाँ से, और एक दूसरा बेटा है उदयसिंह, उनको दोनों बेटों को कर्मावती ने कहाँ भेज दिया था, अपने इन टाबरों के ननियाल भेज दिया था, या कर्मावती ने अपने पीर भेज दिया था बूंदी। और अब बात करता हूँ इस टाइम में आक्रमण किसका हुआ था। आक्रमण तो आपको पता होना चाहिए, इस टाइम में जो आक्रमण हुआ था दूसरे साके के टाइम में, वो हुआ था गुजरात के बहादुर शाह का। तो बात कर देता हूँ, इस टाइम में आक्रमण हुआ था बहादुर शाह, बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह कहाँ का है, तो आप बता सकते हो, जी जे लिख दूं शॉर्ट में, गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह का। तो इसमें भी दो ही चीजें होगी, एक तो क्या होगी, एक तो घटना होगी केसरिया, और एक घटना होगी जौहर। बात कर लेते हैं केसरिया और जौहर, दोनों ही चीजें देखते हैं। देखो चित्तौड़ का दूसरे साके की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम साका दूसरा साका। केसरिया की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, ये केसरिया और हो रहा है रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। रावत बाघ सिंह, ये देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर थे, राणा सांगा के विश्वास पात्र थे, रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। तो आगे लिख देता हूं मैं, देवलिया, देवलिया ठाकुर, देवलिया ठाकुर। ये देवलिया के ठाकुर थे, राणा सांगा के विश्वास पात्र थे, इसीलिए कर्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी रावत बाघ सिंह को दी थी, और कर्मावती ने अपने बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननियाल भेज दिया था। तो पुरुषों ने रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या किया था, केसरिया, और महिलाओं ने जो जौहर किया वो किसके नेतृत्व में किया है, तो हम बात कर लेते हैं जौहर। तो आप आराम से बता सकते हो कर्मावती के नेतृत्व में, जो विक्रमादित्य की माँ है राणा सांगा की विधवा है, तो आप बता सकते हो कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में। ये क्या हो गया भाई, जौहर, दूसरा शाखा हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ तीसरा शाखा। चित्तौड़ में तीन ही शाखे हुए, तो तीसरे शाखे की यही बात कर लेते हैं, अगला पेज नहीं लेना पड़ा। तीसरा शाखा आप नीचे लिख लेना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन शाखे हुए, तो ये तीसरा शाखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वही सेम बिंदु लेंगे हम तीसरे शाखे में भी। एक तो आपको पता होना चाहिए तीसरा शाखा कब हो रहा है, तो तीसरा शाखा हो रहा है 1568 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में। इस टाइम में शासक कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो, इस टाइम में जो राजा हैं जिनका नाम क्या है, महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पापा हैं महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह यहाँ से उस टाइम दुर्ग से निकल गए थे और गोगुंदा चले गए थे, और फिर चित्तौड़ दुर्ग की जो जिम्मेदारियां थी वो किसके पास थी, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पास। लेकिन इस टाइम में आक्रमण किसका हुआ था, इस टाइम में आक्रमण हुआ था अकबर की सेना का, मुगल सेना का। तो बात कर देता हूँ अकबर की सेना का, या आक्रमण किसने किया है, तो अकबर ने। तो बाकी सब में ही जैसे लिखा है वैसे ही, तो अकबर ने आक्रमण किया। और फिर हम बात कर लेते हैं केसरिया। तो यहाँ पे जो केसरिया हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो आप आराम से बता सकते हो, केसरिया हुआ जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। कल्ला जी भी साथ में ही थे, पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। और जौहर जो महिलाओं ने किया था वो किसके नेतृत्व में किया था, आप आराम से बता सकते हो, फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में। सर ये फूल कंवर कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए, पत्ता की पत्नी। ये जो पत्ता सिसोदिया है, पत्ता की पत्नी। ये तो शुक्र मानो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो गया, और पत्ता और फूल कंवर दोनों चले गए। नहीं तो ध्यान कर ले, देखो पत्ता और पत्ता की लुगाई, फूल और इनके टाबर जन्मते, डोडिया भरूट और कांटा, है ना। खैर जो भी हो, दिमाग में रखो, ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तो बस अभी हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देख रहे हैं शाखे, कितने शाखे हो गए, तीन। 1303 में, 1534 में, 1568 में। ये इतिहास की बातें थी, फिर भी मैंने यहाँ दिया है, और इतना जरूर दुर्ग में आप लिख खा करें, ताकि आपको पता रहे सारी चीजें, वही एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाए। तो ये चित्तौड़ के तीन शाखे हो गए। चित्तौड़ दुर्ग में अगर मैं बात करूं शाकों के बाद में, अब आपको पता होगा शाके हुए हैं तो निश्चित रूप से लोग मरे हैं, और मरे हैं तो उनकी छतरियां भी बनी होगी। तो बात कर लेते हैं इसी चित्तौड़ दुर्ग में, देखो कौन सी छतरियां बनी हुई है। तो देखो चित्तौड़ दुर्ग में छतरियां, चित्तौड़ दुर्ग में जो भी छतरियां बनी हुई है मैं उनकी बात करता हूँ। तो देखो चित्तौड़ दुर्ग में कौन सी छतरियां बनी हुई है। एक तो बनी हुई है, बात करता हूँ, देखो रावत बाघ सिंह की छतरी, रावत बाघ सिंह की छतरी, रावत बाघ सिंह की छतरी। ये चित्तौड़ के दूसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे, बाघ सिंह की छतरी। इसके अलावा और यहाँ पे किसकी छतरी बनी हुई है, तो आप आराम से बता सकते हो, और बनी हुई है जयमल राठौड़ की छतरी, जयमल राठौड़ की छतरी,
जयमल राठौड़ की छतरी, जो चित्तौड़ के तीसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जयमल राठौड़ की छतरी। और छतरी किसकी बनी हुई है? और है पत्ता सिसोदिया की छतरी, पत्ता सिसोदिया की छतरी, पत्ता सिसोदिया की छतरी। रटने की जरूरत नहीं है, वही साके में जो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं उनकी। इसके अलावा आप बता सकते हो इसी चित्तौड़ के तीसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़, जिन्हें शेषनाग का अवतार कहते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। शेषनाग का अवतार कहते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। तो ये कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। इसके अलावा अगर बात करूं तो और छतरी किसकी बनी हुई है, तो मीराबाई के गुरु हैं जिनका नाम है रैदास, तो इसमें बनी हुई है रैदास की छतरी, रैदास की छतरी। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर छतरियां बनी हुई है, चार पांच जो भी छतरियां हैं आप ये आराम से याद रख सकते हो। तो देखो ये हो जाएगी छतरी, तो ये हो जाएगी इसमें छतरियां। रावत बाग सिंह वही चित्तौड़ के दूसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्लाजी ये तीसरे साके में थे, और मीराबाई के गुरु हैं रैदास। ये इसमें हो जाएगी छतरियां। अगर छतरियों के बाद में मैं बात करूं तो इसमें जलाशय, पानी के कुंड तालाब कौन से जलाशय। अब मान लो सपोज करो ये छतरियों में रहने वाले लोग है ना, रात को यूं भूत बन के निकल जाए और घर के दरवाजे खटखटाए चित्तौड़ में जाके, प्यास लगी है पानी दो, है ना, तो इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही आराम से रहे, इनको पानी मिल जाए। तो इसमें देखो जलाशय कौन से हैं, तो बात करता हूँ। एक तो है भीमलत कुंड, भीमलत कुंड, भीमलत कुंड। तो आपसे पूछ ले भीमलत कुंड नामक जलाशय किस दुर्ग में है, तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक है हाथी कुंड, भीम में हाथी जितनी ताकत थी तो हाथी कुंड, भीमलत कुंड, हाथी कुंड। इसके अलावा बात करूं तो और है रम्मा कुंड, रम्मा कुंड, हाथी कुंड, रम्मा कुंड। जलाशयों की बात करें और देखो इसमें है चित्रांग मोरी का तालाब, तो चित्रांग मोरी का तालाब, चित्रांग मोरी का तालाब, मोरी का तालाब, तालाब। और है रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब। ये कुछ तालाब हैं, जलाशय हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और बात करते हैं हल्का सा, देखो ये छतरियां हो गई, इसके अलावा आप क्या देख रहे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? जलाशय। और बात करता हूँ थोड़ा सा, देखो जलाशयों के अलावा इसमें बात करते हैं अपन झरना। तो इसमें कौन सा झरना हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? झरना। तो आप आराम से बता सकते हो, इसमें जो झरना है वो है गोमुख झरना। एक ही झरना है, उसका नाम है गोमुख झरना, गोमुख झरना, गोमुख झरना, गोमुख झरना, याद रह जाएगा। और इससे जुड़ी हुई चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई एक कहावत देख लेते हैं। क्या कहावत है? छतरियां हो गए, जलाशय हो गए, और एक देख लेते हैं कहावत। देखो मेरे पॉइंटों पे आप चलोगे तो आपको मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा आनंद आ जाएगा। तो देखो इसमें जो जुड़ी हुई कहावत है वो क्या है, आप आराम से बता सकते हो। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडैया, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडैया, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडैया, बाकी सब गडैया, बाकी सब गडैया। के गढ़ों में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है तो वो कौन है? चित्तौड़, बाकी तो सब गडैया हैं, छोटे छोटे गडैया। तो ये कथन किसका है? गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडैया, ये कथन है अबुल फजल का। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे अबुल फजल, दो भाई थे अबुल फजल और फैजी, तो अबुल फजल है ना, अबुल फजल। इनके पिताजी का नाम था शेख मुबारक, नागौर के निवासी थे शेख मुबारक, अकबर की शरण में चले गए थे। और अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा किताब लिखी थी, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी भी कहते हैं, वही अबुल फजल। खैर जो भी हो, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई कहावत हो गई। और अब हम देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ की विशेषताएं। तो देखने का प्रयास करें, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ रहे हैं, और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषता। तो विशेषता, विशेषता मैं बात करता हूं। देखो 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने मान मौर्य से, मान मौर्य से इस दुर्ग को जीता, इस दुर्ग को जीता, दुर्ग को जीता, दुर्ग को जीता। आप जानते हो हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके और बप्पा रावल ने मान मौर्य से इस दुर्ग को जीता था। ठीक है, 734 ईस्वी में। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको पता होगा इसका जीर्णोद्धार, इसका जीर्णोद्धार
जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया। जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया। जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा ने करवाया। इसकी जो मरम्मत है, जीर्णोद्धार है, वो महाराणा कुंभा ने करवाई। इसके अलावा बात करें, यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट है। फोर्ट है। रहने की दृष्टि से ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में दो ही लिविंग फोर्ट है, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और एक जैसलमेर दुर्ग। इसके अलावा और बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में एक ने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता। इसे जीता तथा अपने पुत्र अपने पुत्र अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर पुत्र खिजर खां के नाम पर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखा। नाम पर खिजराबाद नाम रखा। खिजराबाद नाम रखा। नाम रखा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने बेटे खिजर खां के नाम पर क्या नाम रखा था? खिजराबाद। और बात करता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको जीता है तो देखो एके ने अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न व्यक्तियों को निम्न को प्रशासक बनाया। चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बनाया। प्रशासक बनाया। तो किने किने प्रशासक बनाया तो आप आराम से जान सकते हो। सबसे पहले तो अपने बेटे को बनाया था, जिसका नाम क्या है? खिजर खां। तो वो काफी टाइम तक यहाँ रहा भी था, लेकिन बाद में यहाँ से चला गया। तो फिर सेकंड नंबर यहाँ का जो प्रशासक बनाया वो किसको बनाया? वो बनाया था मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा, ये कानड़देव सोनगरा का भाई था। कानड़देव सोनगरा से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था और बड़ी बड़ी मूछें रखता था, इसी कारण इसे कहते हैं मूछाला मालदेव। मूछाला मालदेव। मालदेव। तो ये मालदेव यहाँ पे रहेगा, तो इसका मतलब चित्तौड़ जो गुहिलों का दुर्ग था उस पे अब सोनगरा चौहानों का राज हो गया। तो गुहिलों की फली में ही कोई और, गुहिलों के वंशज ही कोई और होंगे जिन्हें गुस्सा आएगा कि हमारे बडेरों की जगह पे ये क्या कर रहा है। तो ऐसे ही आपको पता होगा सिसोदा गांव का कौन होगा? जिसका नाम होगा राणा हमीर। वो फिर इस मालदेव सोनगरा या मूछाला मालदेव का जो बेटा है, इसका देखो पुत्र, इसका पुत्र कौन होगा? जिसका नाम है बनवीर ओब्लिक जैसा सोनगरा। बनवीर ओब्लिक जैसा सोनगरा। जैसा सोनगरा। बनवीर या जैसा सोनगरा से वापस छीनेगा कौन? जिसका नाम होगा राणा हमीर। तो अभी हम अगली विशेषता यही देखने वाले हैं। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है, अपने बेटे के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रखा है। अलाउद्दीन ने दो जनों को यहाँ का प्रशासक बनाया, खिजर खां को और मालदेव सोनगरा को। फिर मालदेव के मरने के बाद चित्तौड़ पे राज कौन कर रहा है? बनवीर या जैसा सोनगरा, जो इस मालदेव सोनगरा का एक बेटा है। अब 5 के बाद छठी विशेषता में लिखता हूं, तो देखने का प्रयास करें, सुने। तो मैं छठी अगर विशेषता की बात करूं तो 1326 ईस्वी के अंदर देखो 1326 ईस्वी में 1326 ईस्वी में सिसोदा के ठाकुर सिसोदा के ठाकुर राणा हमीर ने राणा हमीर ने राणा हमीर ने राणा हमीर ने बनवीर ओब्लिक जैसा सोनगरा को पराजित करके बनवीर ओब्लिक जैसा सोनगरा को पराजित करके जैसा सोनगरा को पराजित करके करके इस दुर्ग पर अधिकार किया। इस दुर्ग पर अधिकार किया अधिकार किया तथा गुहिल वंश की तथा गुहिल वंश की तथा गुहिल वंश की राणा शाखा की नींव रखी। गुहिल वंश की राणा शाखा की स्थापना की। राणा शाखा की स्थापना की। राणा शाखा की स्थापना की। स्थापना की। तो कुल मिला के सोनगरा चौहानों से वापिस राणा हमीर ने ये चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया था
इसी कारण आपको पता होगा, आपसे पूछ ले मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, वो राणा हमीर को कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहेंगे तो आप आराम से बता सकते हो, वो कहते हैं राणा हमीर को। तो मेवाड़ का उद्धारक कौन हो जाएगा, राणा हमीर, राणा हमीर, हमीर। ठीक है, अब और बात करते हैं। 6 विशेषता हो गई, 7वीं विशेषता के रूप में तो देखो, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में खेती की जाती है, दुर्ग में खेती की जाती है या कृषि की जाती है, खेती ओब्लिक कृषि की जाती है, की जाती है। राजस्थान का ऐसा किला जिसमें खेती भी की जाती थी तो वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और बात करता हूं, अकबर ने 1568 में, अकबर ने 1568 में इसे जीतने के पश्चात, 1568 में अकबर ने 1568 में यहाँ एलची नामक सिक्के चलाए। अभी इसको जीता तभी तो चलाए, यहाँ यहाँ एलची, एलची नामक सिक्का चलाया, एलची नामक सिक्का चलाया, सिक्का चलाया, सिक्का चलाया। अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि विशेषता आपको पता चल जाए। इसके अलावा देखो, ये जो अकबर है, मैं शॉर्ट में पूरी लाइन नहीं लिख रहा, अकबर, अकबर की एक बंदूक है, या मैं सीधा लिख दूं, चलो, अकबर की संग्राम नामक बंदूक से, संग्राम नामक बंदूक से, नामक बंदूक से, बंदूक से इस दुर्ग की दीवार को ठीक करते समय, इस दुर्ग की दीवार को ठीक करते समय, इस दुर्ग की दीवार को ठीक करते समय जयमल राठौड़, करते समय जयमल राठौड़ की टांग टूटी, जयमल राठौड़ की टांग टूटी, जयमल राठौड़ की टांग टूटी, टांग टूटी। अब लंबा हो जाएगा नहीं तो खूब कहानियां कहता है, इतिहास में बातें करेंगे सारी की सारी। तो ये कुछ 9 विशेषता हो गई, 8-9। एक दो बातें मैं और लिखाने का प्रयास करता हूँ विशेषताओं में। तो देखो, बाकी तो आप सारी चीजें जानते हो, लगभग मैं बात करता हूँ। देखो एक चीज और देखते हैं अकबर की, 9 हो गई, 10वीं विशेषता लिखता हूँ। देखो, अकबर ने, अकबर ने इस दुर्ग में कत्लेआम करवाया, इस दुर्ग में कत्लेआम करवाया, कत्ले आम करवाया, कत्ले आम करवाया, करवाया। यानी कि बच्चे, ब्राह्मण, महिलाएं, सबको, मतलब जो भी आदमी दिखा उन सबको मौत के घाट उतरवाया अकबर ने, कत्लेआम करवाया। जो अकबर के जीवन पर काला धब्बा है, जो अकबर के जीवन पर काला धब्बा है, अकबर के जीवन पर काला धब्बा है, काला धब्बा है, काला धब्बा है। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें जो अकबर के जीवन पर एक तरह का क्या है भाई, काला धब्बा है। और बात करता हूं तो देखो, महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में चित्तौड़ व, चित्तौड़ व मांडलगढ़ दुर्ग को छोड़कर, चित्तौड़ व मांडलगढ़ दुर्ग को छोड़कर, दुर्ग को छोड़कर, छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, संपूर्ण मेवाड़ के दुर्गों पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ के दुर्गों पर अधिकार किया, दुर्गों पर अधिकार किया। बस चित्तौड़ दुर्ग पर और मांडलगढ़ पर नहीं कर पाए, दुर्गों पर अधिकार किया, अधिकार किया, अधिकार किया। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा।
बस ये कुछ 10-11 हमने कुछ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषता देखी है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। देखो, बप्पा रावल ने हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके मान मौर्य से दुर्ग को जीता था। इसका जीर्णोद्धार कुंभा ने करवाया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अलाउद्दीन ने जीता, अपने बेटे खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा और फिर पहला प्रशासक खिजर खां को बनाया, सेकंड मालदेव सोनगरा को बनाया। मालदेव सोनगरा का ही बेटा है बनवीर या जैसा सोनगरा। इसको पराजित 1326 में कौन कर देगा, तो आप आराम से बता सकते हो इसे पराजित करेगा सिसोदिया का ठाकुर है राणा हमीर। ये रहा राणा हमीर। इस राणा हमीर ने बनवीर सोनगरा को पराजित करके और राणा शाखा की नींव रखी है। इसी वजह से राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहते हैं। इसमें खेती भी की जाती थी। अकबर ने एलसी नामक सिक्का चलाया। अकबर के संग्राम नामक तोप से जयमल राठौड़ की इसी दुर्ग में टांग टूटी थी मरम्मत करवाते समय। अकबर ने यहाँ पे कत्लेआम करवाया जो अकबर के जीवन पे काला दबाए। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर, चित्तौड़ दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अगर एक विशेषता और लिख देता हूं, सुनो तो देखो, कुंभा के शासनकाल में, कुंभा के शासनकाल में, कुंभा के शासनकाल में, कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग अपनी समृद्धि, अपनी समृद्धि व कीर्ति, कीर्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा, कीर्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा, काष्ठा पर पहुंचा। यानी चित्तौड़ दुर्ग का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था, इसमें जो भी इमारतें और बनी थी वो महाराणा कुंभा के शासनकाल में बनी थी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये कुछ 10-12 विशेषता देखी थी। ओके दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो गया था। खैर जो भी हो, अगर आप थोड़ा सा इसको सिस्टम से देखा होगा तो आराम से याद होगा। सबसे पहले अन्य नाम, फिर हमने क्या देखा है स्थान, फिर हमने क्या देखा है, तो आप आराम से बता सकते हो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है। फिर हमने श्रेणी देखी है, श्रेणी के बाद में पर्वत पठार नदियां देखी है। उसके बाद में आपको पता होगा हमने प्रवेश द्वार देखे, प्रवेश द्वार के बाद में हमने क्या देखा, प्रवेश द्वार से पहले आकृति वगैरह जो चीजें देखी, प्रवेश द्वार, फिर हमने मंदिर, इसके बाद में महल, फिर क्या देखी हवेलियां, हवेलियों के बाद में हमने क्या देखा अन्य इमारतें, और उसके बाद में हमने क्या देखा शाखे, शाखों के बाद में क्या देखा जलाशय और छतरियां। तो ये बहुत सारी चीजें देखी, कहावतें देखी, और फिर लास्ट में हमने इसकी विशेषता देखी। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे और इस दुर्ग को थोड़ा इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।